वंदे मातरम। बंधुओं, आज हमने विषय लिया है जो आज का सबसे चर्चित विषय सारे न्यूज चैनल्स पे रहा है, जो ईडी की कार्रवाई है अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ। वास्तव में अगर हम देखें तो राजनीति में अब धीरे धीरे एक नए युग का सूत्रपात हो रहा है और केजरीवाल जी और उनका जो एक नेक्सस है उसका कहीं ना कहीं इस पूरा जो प्रकरण है या जो पूरा नाटक तंत्र बना हुआ था उसका पटाक्षेप हो रहा है। और इसी के साथ राजनीति में विक्टिम कार्ड और ब्लेम गेम पॉलिटिक्स का कहीं ना कहीं अंत होता हुआ दिख रहा है। और यदि ऐसा होता है तो ये राष्ट्रहित में उत्तम कार्य होगा। वास्तव में अगर हम देखें तो केजरीवाल जी का अगर हम पूरी क्रोनोलॉजी अगर शुरुआत से देखें तो कहते हैं ना कि सीना जोरी, चोरी और सीना जोरी, तो पूरा ये जो एक तंत्र बना हुआ था अरविंद केजरीवाल जी का, वो चोरी के साथ सीना जोरी भी कर रहे थे लोग। शुरू में इन्होंने कहा कि भाई सत्येंद्र जैन अगर दोषी है तो भाई क्यों नहीं पकड़ रही है ईडी, क्यों केवल घर पे छापे डाल रही है और ये कर रही है वो कर रही है। उनको पकड़ के जेल में डाल दिया गया और आज काफी समय हो गया, मुझे लगता है कि 2 वर्ष होने को हैं और उनको जमानत नहीं मिल पा रही है। उसके बाद मनीष सिसोदिया जी की बारी आई, फिर यही बात कहा जाने लगा कि अरे मनीष सिसोदिया जी पर अगर केस है तो क्यों नहीं पकड़ रहा है ईडी, क्यों केवल धमकी दे रहा है और सीबीआई ये कर रही है वो कर रही है, परेशान कर रही है अनावश्यक रूप से। वो भी अंदर गए और साल भर से ज्यादा हो गया, अब जमानत उनको नहीं मिल पा रही है। उसके बाद संजय सिंह जी टेबल पे चढ़ना और मार्शल्स पे हाथ उठाना, ये उनका आए दिन का कार्य हो गया था। सरकारी कागजों को फाड़ना, वो भी अंदर चले गए। केसीआर की पुत्री भी अंदर चली गई, हेमंत सोरेन भी अंदर चले गए। तो कहने का तात्पर्य है कि ये नेक्सस झारखंड से लेके और तेलंगाना तक फैला हुआ था। अरविंद केजरीवाल जी बार बार कह रहे थे कि भाई ये भाजपा की चाल है, वो ये करना चाहती है, वो करना चाहती है। और भाई इन्होंने तो एक वो आतिशी है, मुंह टेढ़ा कर करके और बोलने। भाई सच्चाई है, आप मुंह टेढ़ा करके बोले या सीधा करके बोले, आप गलत को सही सिद्ध नहीं कर सकते। केजरीवाल जी पहले बड़ी बड़ी बातें करते आए और आज स्थिति ये आ गई कि वो कोर्ट गए। कोर्ट किस लिए गए? मजेदार बात ये है कि वो कोर्ट गए थे इसलिए कि वो ईडी के नोटिस पर हाजिर होने के लिए तैयार है, लेकिन ईडी गिरफ्तार नहीं करेगी। भाई ये तो गजब बात है कि भाई मैं डकैत हूं, मैं चोरी करूंगा, मैं हत्याएं करूंगा, लेकिन हमको सरकार गारंटी दे कि पुलिस हमको नहीं पकड़ेगी। ये तो मतलब कहीं से समझ में आने वाली बात नहीं है। और धीरे धीरे देखिए केजरीवाल जी राजनीति में आए, ब्लेम गेम के थ्रू ही आए। 2011 में इन्होंने शुरू किया शीला दीक्षित जी को दोष देना। शीला दीक्षित जी पर क्या आरोप थे क्या नहीं थे ये बात का विषय है। उन्होंने 350 पेज का वो सबूत रखा था, फिर उन्होंने सूची बनाई कि कौन कौन करप्ट है। उसमें धीरे धीरे वो सबको सर्टिफिकेट देने लगे कि ये करप्ट है वो करप्ट है। फाइनली उन्होंने नरेंद्र मोदी जी को भी उस लिस्ट में डाला कि भाई मोदी जी भी यहां करप्ट है। उनके पास सबके खिलाफ सबूत थे, लेकिन आज तक किसी के खिलाफ कोई सबूत दे नहीं पाए हैं। माफीनामे के अलावा आज तक केजरीवाल जी ने कोई अगर हम कहें तो दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया है। जब भी किया है माफीनामा ही प्रस्तुत किया है कोर्ट के सम्मुख। अब रही बात, अब बार बार की मीडिया सरकार के दबाव में कार्य कर रही है। फिर आपने कहा कि जो सरकारी एजेंसीज हैं, ईडी है, सीबीआई है, इनकम टैक्स है, ये सरकार के दबाव में काम कर रहे हैं। कोर्ट से आपको जमानत नहीं मिल पा रही है, वहां भी आप अभी तक तो नहीं कह रहे हैं, लेकिन आप कहने लगेंगे कि वो भी दबाव में काम कर रहे हैं। देश की जनता, भाई नरेंद्र मोदी इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर हैं। ऐसा तो है नहीं कि पाकिस्तान की तरह की तख्ता पलट करके वो सत्ता में आए हैं। जनता ने चुना है, तो आप अल्टीमेटली ये भी कहना चाह रहे हैं कि जनता भी सरकार के दबाव में काम कर रही है। भाई ये तो अति हो गई है, अति। तो भाई कहते हैं ना कि अति सर्वत्र वर्जते। भाई किसी भी चीज की एक सीमा होती है। आप कितना दूसरे पर दोषारोपण कर करके आप
अपने साफ नहीं है। आप क्या करते हैं कि सामने वाले के मुंह पे कीचड़ मल के अपने को साफ बनने का प्रयास करते हैं, जो कि संभव नहीं है। एक लिमिट तक ये चल जाता है, लोगों को आप धोखा दे सकते हैं, लेकिन लॉन्ग रन में इस तरह की पॉलिटिक्स कर पाना संभव नहीं है। अगर कहीं सच्चाई है तो आप सामने लाइए। आप 350 पेज का वो दस्तावेज और जो आपका सबूत थे वो आज तक निकले नहीं। उसके बाद आप लोकपाल, मजबूत लोकपाल लेके आने वाले थे, उसमें उसको ढाक के 3 पात बना दिया। आप खुद जो है घोटालों में फंस गए। जिस कांग्रेस के लिए आप कसमें खाया करते थे कि कांग्रेस के साथ नहीं जाऊंगे, उसके साथ आपने कोएलिशन बना लिया। लालू यादव जैसे लोगों के साथ आपने कोएलिशन फॉर्म कर लिया। ममता बनर्जी और वो इस जो करुणानिधि के पुत्र हैं उनके साथ आप उठ बैठ रहे हैं। मुलायम सिंह यादव के पुत्र के साथ आपने कोएलिशन फॉर्म कर लिया। कहने का तात्पर्य यह है कि देश भर में जितने इस तरह के लोग थे जिनकी छवि धूमिल थी, उन सबके साथ तो आपने अपनी रिश्तेदारी कर ली। अब बाकी क्या छोड़ा है? पंजाब की हालत आपने खराब करके रखी हुई है। जब से आप सत्ता में आए हैं पंजाब में, तब से स्थिति इतनी भयावह हो गई है कि ये खालिस्तानी समर्थकों को एक कहें कि ओपन फील्ड मिल गया है खेलने के लिए। तो अब कहीं ना कहीं इस पूरे प्रकरण से, इस पूरे नाटक का पटाक्षेप होने वाला है और ये भारतीय राजनीति के लिए राष्ट्र हित में एक हम कहते हैं कि सुदृढ़ एक मील का पत्थर साबित होने वाला है। और इससे आने वाले जो समय में जो नेतागण हैं उनको सीख मिलेगी और कहीं ना कहीं उनको इस बात की का डर बना रहेगा कि नहीं, अगर हम गलत करेंगे तो सूनर और लेटर हम बार्स के वी विल बी बिहाइंड द बार्स। तो ये कहीं ना कहीं भारतीय जनता के लिए संतोषजनक है, राष्ट्र हित में संतोषजनक है। तो आज का हमारा अपना एक छोटा सा विचार था जो हमने आपके सम्मुख रखा। बाकी आप हमारे विचारों पे एक बार चिंतन और मंथन करें। अगर आपको ठीक लगे तो बढ़िया बात है, और नहीं ठीक लगे तो आप अपने विचार तर्क सम्मत रूप से प्रस्तुत कर सकते हैं, रख सकते हैं। हाँ, लेकिन जो मैं बार बार कहता हूं कि आप निष्क्रिय रह के अपने को तटस्थ साबित करने का प्रयास ना करें और एक्टिवली पार्टिसिपेट करें, अपनी बात रखें। और आप अपनी बात तभी रख पाएंगे जब आप पार्टिसिपेट करेंगे, क्योंकि केवल बात रखने का अधिकार किसी को नहीं है। जब तक आप एक्टिव नहीं रहेंगे तब तक बात रखने का अधिकार नहीं है। तो आज के लिए इतना ही, फिर किसी और विषय के साथ जल्दी मिलेंगे। धन्यवाद।